गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हो रहा है 5:20 और 2-3 दिन से ना तो ऐसा मौसम है ना, ऐसा मौसम है कि लग रहा है अक्टूबर नवंबर का फर्स्ट वीक जैसे होता है ना, वैसे हो रखा है। बारिश हुई नहीं है यहाँ पे, ऐसा फुहार जैसा परसों बारिश हुआ था, लेकिन बादल, कभी धूप कभी बादल ऐसे चल रहा है। और हवा में ना ठंडक बहुत है, जैसे अभी तक एकदम लू जैसी गर्म एकदम तेज़ हवा चल रही थी। अगर धूप हो भी रही है ना तो हवा जो है वो ठंडी है। दैट मीन्स आसपास कहीं बर्फ़ पड़ी है, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुई है, उसका नतीजा है। बट बहुत ठंडक है और बहुत बहुत अच्छा मौसम है, एकदम रिलीफ वाला। बिल्कुल एसी चलाने की दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय। एक बार ऑलरेडी 3:30 बजे बनी थी चाय, पी चुके हैं सब लोग। उस टाइम मैंने नहीं पिया था, माँ ने भी नहीं पिया था। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, माँ के लिए और मामा जी के लिए। पापा नीचे चले गए हैं अपना, वो थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं, फिर उनके दोस्त वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके साथ वो बैठते हैं, बातें करते हैं। हम यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले, 1 घंटे के करीब पहले मेरा जो वीडियो है वो मैंने पोस्ट किया है और थोड़ी देर रेस्ट किया। सिद्धार्थ को थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है, थोड़ा उसको कंफर्ट दिया। वो एकदम परेशान हो रहा था, थोड़ी सर्दी में ना परेशानी बहुत होती है, उसको बहुत खांसी और छींक आ रही है। आइसक्रीम वगैरह खाइए ना टाइम बे टाइम बहुत, तो वही कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से उसको हो गया ऐसे कोल्ड एंड कफ। तो वो भी चला गया अभी खेलने के लिए, थोड़ी देर खेल के आ जाएगा। 6 बजे से उसका ट्यूशन है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। उसके बाद डिनर की तो तैयारी करनी है, साथ में मामा जी के लिए रास्ते का खाना बनाना है। ट्रेन है उनकी, 11 बजे रात की ट्रेन है। तो हस्बैंड आएंगे ऑफिस से 8:30 बजे, फिर वो उनको छोड़ने जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे छोड़ेंगे, 11 बजे की ट्रेन है तो वो तो खैर टाइम देखना पड़ेगा कि डिले वगैरह हुआ तो और लेट हो जाएगा इसमें। तो उनका भी खाना बनाना है शाम का। तो शाम को भी क्योंकि काफ़ी कुछ चावल वावल बना था मॉर्निंग में, तो अभी सिर्फ भुजिया बनेगी किसी भी चीज़ की। अभी देखते हैं किस चीज़ की बनानी है। रोटी बनेगी खाने के लिए और कुछ बहुत लेफ़्ट ओवर है वो भी उसमें पास ऑन हो जाएगा डिनर में। ले जाने के लिए लिट्टी बनेगी, जो लिट्टी फ्राई करके बनाते हैं ना, डीप फ्राई करके, वो, ताकि वो ख़राब ना हो। तो लिट्टी बनेगी और उसके साथ में जो भी भुजिया वगैरह है आलू की या जो भी है वो किया जाएगा। तो लिट्टी तो मस्ट होती है ना, बिहार में सफ़र में जा रहे हैं तो लिट्टी मस्ट है, तो वो तो बनेगी ही। चलिए अभी चाय बना के पी लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। माँ और मामा जी उस रूम में, सिद्धार्थ के रूम में आराम से बैठ के घंटों से बातें कर रहे हैं। चाय बनाई मैंने और उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि जो लिट्टी बनाने का प्रोसेस होता है ना वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। मतलब चोखा भी बन रहा है साथ में, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसीलिए मैंने फटाफट चाय बनाने के बाद ही तुरंत इसका भी काम शुरू कर दिया, लाइक चॉपिंग वगैरह, जिंजर गार्लिक अनियन ये सारा चॉप करना होता है, हरा धनिया हरी मिर्ची सब कुछ। तो ये सारा मैंने करके चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया ताकि बहुत फ़ाइन तरीके से चॉप हो जाए। और दूसरी तरफ मैं बैंगन वगैरह भून के भी रखती जा रही हूँ। एक बार में भूनते नहीं है ना, और मेरे पास अब एक ही जाली बची है ये वाली, जिस पर बैंगन वगैरह रोस्ट किए जाते हैं। तो इसीलिए इसी पे 2-2 3-3 बैंगन करके मैं रोस्ट कर रही हूँ। बैंगन को ऐसे रोस्ट करके ना, गरम गरम तो उनका छिलका उतारा नहीं जाता है, बहुत गर्म होते हैं ये। तो ऐसे एक जगह इकट्ठा करके मैंने ढक दिया है ताकि बाद में इजी रहे। और सब कुछ मैंने तैयार कर दिया था, हर चीज़। लिट्टी का जो अंदर का स्टफिंग है वो भी बन गया। बस चोखा मैंने कहा आप बना दो, क्योंकि चोखा उन्हीं के हाथ का मुझे पसंद आता है। और आपने ये बात बोलते हुए मुझे ना कई बार सुना होगा, बिकॉज़ मैं गाँव भी जाती हूँ तब भी ये वाला जो चोखा माँ बनाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तैयारी सारी चाहे मैं कर दूँ, बस ये जो लास्ट का टच है इसमें कुछ नहीं है, इसमें 3 चीज़ें जाती हैं बस। आप मतलब मेन इंग्रेडिएंट अगर आप छोड़ दो, जैसे बैंगन भून के, आलू और टमाटर, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। तो ये तीनों इसमें जाएंगे। बॉयल आलू पड़ेंगे, बैंगन पड़ेगा और रोस्टेड टमाटर आपको इसमें डालना है। इसको अच्छी तरीके से मसलना है। बाकी जो इसमें 3 चीज़ें पड़ती हैं वो है सरसों का तेल, नमक और मिर्च जो होती है ना, वो आग पर जला करके पका करके वो सूखी मिर्च इसमें डाली जाती है। बाकी आप इसके अंदर प्याज वगैरह डाल सकते हो या फिर हरा धनिया डाल सकते हो, बट हम नहीं डालते हैं प्याज और हरा धनिया भी नहीं डालते हैं। कभी कभार प्याज पड़ गया तो पड़ गया। तो बहुत इजी है बनाना, 2-3 इंग्रेडिएंट हैं उनको लेके बनाना होता है, लेकिन
पता नहीं, हर इंसान के हाथ का एक, मुझे लगता है उसका टेस्ट, उसका एक ऑरा खाने के अंदर आता है। तो इसीलिए बोलते हैं अच्छे मन से खाना बनाना चाहिए शायद, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप फ़ील करते हैं, जिस फ्रस्ट्रेशन में या जिस खुशी में आप खाना बनाते हैं, वो चीज़ आपके खाने के अंदर आती है। तभी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है सेम तरीके से, और कभी कभार नहीं भी बन पाती। ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है, बट सेम चीज़ उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ मतलब होता है, डिफरेंस बहुत होता है। तो माँ बड़ा मसल के चोखा बनाती हैं, तो मैं चोखा हमेशा, कई बार ये चोखा हम बना चुके हैं जब से माँ आई है, मुझे लगता है 5 या 6 बार ये बन चुका है, और सब कुछ मैंने करके दिया। मैंने कहा बनाना बस आपको, मिक्स आपको करना है। मैं नमक भी डाल देती हूँ, तेल भी डाल देती हूँ, मिर्ची भी पका के मैं ही देती हूँ, बस मिलाना आपको है। तो चलिए, चोखा बन के तैयार हो गया है, साइड में हमने उसको रख दिया। और यहाँ पे ना डीप फ्राई करके लिट्टी हम मामा जी के रास्ते के खाने के लिए ले जा रहे हैं, और बाकी जो लिट्टी बन रही है वो सूखी मैं अपने एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली ये जो सूखी लिट्टी होती है ना, सफ़र में लगता है कहीं टाइट ना हो जाए, या थोड़ा सा दिक्कत होता है ना इसमें कि बिना तेल घी की ना थोड़ी सख्त हो जाती हैं। अगर आप तल के या तवे पे भी बनाओ ना, थोड़ी वो नरम रहती हैं और रास्ते में खाने के लिए अच्छी होती हैं। तो वो मैंने बना दिया है। और खाने के लिए था, मामा जी से पूछ लिया था क्या खा के जाएंगे, तो उन्होंने बोला मैं लिट्टी खा के नहीं जाऊंगा, बस वो रास्ते के लिए कर देना, क्योंकि डिनर वो करके जा रहे थे। तो उन्होंने डिनर में बस रोटी और सब्ज़ी बोला था करने के लिए, तो रोटी और सब्ज़ी बना दिया था, साथ में चोखा था। और उनको फिर वो जो फ्राइड वाली लिट्टी थी वो हमने पैक करके दे दी थी। लिट्टी ख़राब नहीं होती है गर्मी में भी। तो ये एक्चुअली अगले दिन का उनका ब्रेकफास्ट है, और लंच तक का भी हमने रख दिया है। तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट एंड लंच उनका गाड़ी में हो जाएगा। ट्रेन से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ट्रेन ना 11 बजे की थी, तो तकरीबन 9:45 के आसपास गए थे हस्बैंड छोड़ने के लिए मामा जी को स्टेशन। रात को फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। अभी ना मैं खाना वगैरह, सुबह का ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ। सिद्धार्थ आज स्कूल नहीं गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो गई है उसको। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, सबका जो ब्रेकफास्ट का खाना पीना होता है सब हो चुका है। फिर मुझे पता लगा कि आज जो हमारी हाउस हेल्प है वो नहीं आ रही है, उसका फ़ोन आया था तो वो नहीं आएगी। उसने बोला आज थोड़ा उसको कहीं डॉक्टर के पास जाना था। तो फिर मैंने काम शुरू किया किचन क्लीनिंग का, क्योंकि रात से थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठा थे, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े बहुत थे, और अभी सुबह भी इकट्ठा हो गए। तो सबसे पहले मैंने डिश वॉशर को किया एम्प्टी, और इसमें मैं बर्तन लगा दूँगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं डिश वॉशर के बारे में कि इसको लेना सही है गलत है। एक्चुअली मैं अभी तक इसको लेके कुछ कन्फ्यूज़न में हूँ, और मुझे खुद क्लियरिटी नहीं है कि सही रहेगा कि नहीं। देखो, ऐसे टाइम पे ना जब आपको बहुत सारे बर्तन मांजने हो या मेड छुट्टी पे हो, बहुत काम आता है डिश वॉशर, नो डाउट। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम रही हैं जो मैंने इतने साल से फ़ेस की हैं। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कहीं मेरे पास डिफेक्टिव पीस तो नहीं आ गया, और भी कुछ चीज़ें हैं। कभी बनाऊंगी मैं डिटेल वीडियो। मैं पूरा उसी में रह गई हूँ इतने दिनों से कि मैं क्या बोलूँ, बिकॉज़ डिश वॉशर की इतनी तारीफ़ होती है इंटरनेट पे, और सेम ब्रांड से लोगों के पास हैं, लोग बहुत खुश हैं, हाईली रिकमेंड भी करते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ 50-50% लगी आफ्टर यूजिंग दिस। लेकिन अगर आप मुझसे एट द एंड पूछो कि सरिता इतना प्लस माइनस जानने के बाद क्या तुम इन फ्यूचर डिश वॉशर दोबारा परचेज़ करोगी अगर ये ख़राब हो गया, तो मेरा रिप्लाई यस ही रहेगा, मैं बिल्कुल लूँगी। मेरे घर में चाहे रोज़ काम ना आता हो, लेकिन ये ऐसे टाइम पे बहुत काम आता है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। अगर आपके सारे के सारे बर्तन भी सिंक में होंगे ना, फिर भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी हो जाए आपका एक बहुत प्यारा हेल्पिंग हैंड है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जो कि अलग अलग एरिया में भी रहने पे डिपेंड करते हैं। वो कैसे, वो मैं कभी किसी डिटेल वीडियो में बनाऊंगी, बताऊंगी। बना ही नहीं पाई हूँ अभी तक, सॉरी उसके लिए पर बनाऊंगी कभी ज़रूर। और जब मेरे हाथ में किचन की क्लीनिंग या कहीं की भी क्लीनिंग आती है ना, तो उसको बहुत अच्छे से थॉरली करने की मैं कोशिश करती हूँ, जो कि मैं उन दिनों नहीं कर पाती हूँ। जब मेड रहती है तो वो सारा खुद ही करती है, और कितना भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, अपना घर का काम अगर आप अपने हिसाब से करो ना, तो साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होती है, और पता नहीं अलग ही क्लीनिंग होती है अपने हाथ से करने से। तो रोज़ तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो जब भी मेरे हाथ में ऐसे आता है काम,
तो मैं ज़रूर उसको थोड़ा और मन लगा के, थोड़ा और एफ़र्ट्स डाल के करना प्रेफर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो, बर्तन मैंने सारे डिश वॉशर में लगा दिए हैं, डिश वॉशर भर गया, उसको रन भी कर दिया है मैंने, हाथ से धोने वाले धो भी दिए हैं। तो सोचा कि चलो आज अच्छे से किचन की क्लीनिंग ही कर देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्लीन तो डेली होती हैं, लेकिन हम जो टाइम लगा के काम करते हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सोचा एक तो प्लेटफॉर्म क्लीन करने का, बिकॉज़ प्लेटफॉर्म पे वाइट है, तो हर 15-20 दिन, 1 महीने पे ना इसमें काफ़ी सारे धब्बे लग जाते हैं, चीज़ों के धब्बे बहुत लगते हैं वाइट प्लेटफॉर्म पे। तो उसको ना टाइम टाइम पे आपको क्लीन करते रहना होता है। तो आज मैंने सोचा कि वो क्लीन कर देती हूँ, साथ ही एकदम बेसिन जो है इसको डीप क्लीन कर देते हैं। हालांकि रोज़ ये मांजा जाता है अच्छे से, उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, बट फिर मैंने सोचा ये मशीन से मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो जाए। और प्लेटफॉर्म वगैरह भी मैं बढ़िया तरीके से क्लीन करूँगी। और इसके लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो है हार्पिक रेड वाला। ये किचन में अलग से मैं रखती हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन इससे सबसे अच्छी क्लीनिंग हुई है अभी तक। साल भर से तो मैं इसको यूज़ ही कर रही हूँ। बस इसको डाल के ना बहुत देर नहीं छोड़ना होता है, 1-2 मिनट मैक्स आप छोड़िए, फिर अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दीजिए। तो जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना प्लेटफॉर्म पे निकल जाते हैं, और उसकी शाइन भी ख़राब नहीं होती या फिर रफनेस नहीं आती है उसके अंदर। ये मैंने फ़ील किया है। अब आगे लॉन्ग टर्म तक मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट रहता है, लेकिन एटलीस्ट दाग धब्बे नहीं दिखते, मेरे लिए उतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा एकदम चिकना प्लेटफॉर्म भी क्या करेंगे जब उसमें दाग धब्बे दिखेंगे। तो ये मैं हार्पिक रेड वाले से ही क्लीन करती हूँ। बस बहुत ज़्यादा देर तक मत छोड़िएगा। वैसे तो बहुत महंगे महंगे क्लीनर्स भी आते हैं इसके, बट मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे धब्बे लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। तो पहले मैंने बेसिन सिंक साइड का जो प्लेटफॉर्म था वो क्लीन किया, बिकॉज़ इधर खाना भी रखा हुआ है, काफ़ी सारा सामान है, तो एक एक करके मैं क्लीन कर रही हूँ। पहले एक प्लेटफॉर्म क्लीन किया, फिर इधर का कुछ सामान अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो उधर मैं शिफ्ट कर दूँगी, और फिर दूसरी तरफ का क्लीन करूँगी। तो बस ऐसे ऐसे करके मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और ये कुक टॉप है, क्योंकि तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ना उनमें काफ़ी गंदगी जम जाती है। तो इस टाइप का कोई भी ब्रश आप ले लीजिए जो थोड़ा सा एंगल ब्रश होते हैं, या इसके लिए आजकल तो पतले से ब्रश भी आते हैं। तो कोई भी कॉर्नर ऐसा है जो एल शेप में है, उसको क्लीन करने के लिए बड़ा ही अच्छा है। ये अंदर तक की धूल मिट्टी सारी ये रिमूव कर देता है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये क्लीन कर रहा है। अभी से ना कुछ साल पहले तक मेरा कॉन्सेप्ट रहता था क्लीनिंग का कि अगर किचन क्लीन करना है तो सब कुछ एक बार में हटाओ और एकदम अच्छे से क्लीन कर दो। और वो इतना हेक्टिक हो जाता था कई बार कि मैं कई बार बीमार भी पड़ जाती थी क्लीनिंग के बाद। फिर धीरे धीरे आप लाइफ में सीखते हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, हर क्षेत्र में आप प्रगति करते हो, चाहे थॉट प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रेस को हैंडल करना हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे बोलने का तरीका, चाहे रहने जीने का तरीका। आप धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव ही करते हो। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना कुछ नया आप ऐड ऑन करते जाते हो। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसे मैं 10 साल पहले थी। तो चेंजेस आते हैं, और पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा आते हैं मुझे लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप काफ़ी कुछ सीखते जाते हो। कामनेस आती है, पेशेंस आता है, और स्ट्रेस तो बढ़ता ही है लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ो, बट उसको हैंडल करने के तरीके आ जाते हैं बस। चलिए, मैं कहाँ स्ट्रेस पे पहुँच गई। मैं बताती हूँ, क्लीनिंग के तरीके के बारे में बात करती हूँ। तो पहले मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती थी। अगर बेडरूम क्लीन करना है तो भाई सारा एक ही बार में उठा के सब कुछ क्लीन कर देना है, और सब कुछ मतलब एकदम बेडरूम खाली करके बेड हटा के, मतलब ऐसा क्लीनिंग होता था। लेकिन
कुछ सालों में मैंने ये सीखा है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे हैंडल करना है, तो हमेशा जो क्लीनिंग पार्ट है वो हमेशा एवरीडे होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। जैसे अभी प्लेटफॉर्म ही की क्लीनिंग थी, तो अगर मैं पहले वाली सरिता होती तो मैं सारा किचन का सामान जो प्लेटफॉर्म पे है ना, खाना वाना हर चीज़ उठा के बाहर रखाती, फिर क्लीन करती उसको और उसके बाद फिर उसको लेकर आती। आप सोचोगे भी तो ये कितना हेक्टिक लग रहा है, लेकिन ये काम करने में एक एक करके मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन किया, चीज़ों को व्यवस्थित करती गई, एक तरफ से दूसरी तरफ हटा के रखती गई, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैंने क्लीनिंग भी की है, ना थकावट हुई और काम बहुत ही ईजिली मैनेज हो गया। अदरवाइज़ सारा खलेरा बाहर में फैला देती। तो ये चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके सीखी हैं और आगे भी मुझे पता है आगे आने वाले सालों में और भी बहुत चीज़ें सीखती रहूँगी ऐसे ही। मौसम हो गया बहुत अच्छा, बारिश नहीं होती है, सिर्फ मौसम बनता है, कभी धूप होती है, कभी छाया, कभी ठंडी हवा, बस जम के बारिश तो नहीं हो रही है अभी। और किचन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था और आज मुझे वीडियो का काम नहीं करना था, तो मुझे अपना करना था एक प्रॉमिस पूरा जो मैंने 20 दिन से किया हुआ था। किससे किया हुआ था वो आगे मैं आपको भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा का डो। फटाफट मैंने जो घर के काम थे साफ़ सफाई वाले और भी थे वो भी सारे निपटाए, बाकी घर में थे जो झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा मैंने नहीं किया है, झाड़ू लगाया है सिर्फ आज। उसके बाद नहा धो के फिर मैंने यहाँ पे पहले सबसे पिज़्ज़ा का डो तैयार किया, क्योंकि मौसम उतना गर्म नहीं है तो मुझे लग रहा था कि शायद डो ना प्रूफ होने में टाइम लग जाए, तो मैंने फटाफट पिज़्ज़ा का डो प्रिपेयर करके रख दिया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही शेयर की थी, तो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारी पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वैसे ही मैंने डो लगाया। बस डो के अंदर मैंने सारे हर्ब्स वगैरह सब कुछ डाले हैं, तो इसको रेस्ट करने पे छोड़ते हैं। और एक काम जो मेरा बचा हुआ है वो था बेडशीट चेंज करना। जब किचन में काम करो ना तो थोड़े से ऐसा कोई क्लीनिंग वाला काम करो ना जिसमें आप गीली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वैसा कुछ, तो मन ना कचकच सा हो जाता है, फिर लगता है कि बस वो क्लीनिंग का काम निपटाओ और नहा लो। तो फिर मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया था, तो ये बाकी था। तो उधर मैंने पहले डो रखा प्रूफिंग के लिए और इधर आ गई मैं बेडशीट चेंज करने के लिए। तो सिद्धार्थ यहाँ पे ले रहा है स्टीम, क्योंकि इसको सर्दी खांसी तो हुई है और दोपहर में फीवर भी आ गया। नहीं, मुझे फीवर नहीं आया। अभी फीवर की दवाई दे चुकी हूँ मैं इसको, अभी स्टीम दे रही हूँ ताकि सर्दी थोड़ा कंट्रोल में आए। और आज एक्चुअली मैंने तैयारी की थी ना, वो दीप्ति मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेटी छुटकू, उसको पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन था। उसने मेरी तियाशा, मेरे को छुटकू बोलने में मज़ा आता है, मुझे पता है मुझे उसका नाम ऑब्वियसली। तो उसने ना मेरी वीडियो देखी थी पिज़्ज़ा वाली, तो उसको पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन था। 15-20 दिन पहले उसने मुझे बोला था और मैं बना ही नहीं पाई, और मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि मैं कब बना के खिलाऊँ उसको। तो आज वीडियो का मेरा काम था नहीं और दिन भी ठीक है, हल्का है, उतना ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज कर देते हैं। डो मैंने लगा के रख दिया है, डबल भी हो गया वो साइज़ में बड़ी जल्दी। मुझे लगा था कि थोड़ा ठंडा मौसम है तो शायद इतनी जल्दी प्रूफिंग ना हो, इसीलिए मैंने जल्दी ही लगा दिया था। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसके ना बेस बना के उनको 5-5, 6-6 मिनट पका करके रख दूँ, और फिर जो ऊपर का जो टॉपिंग वगैरह है उसकी प्रिपरेशन, वो देखो कैसी खांसी आ रही है उसको, तो उसकी प्रिपरेशन कर लूँ। तुम क्या खाओगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग में? कॉर्न, अनियन और पनीर? ठीक है। सिद्धार्थ की जैसे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसने ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत तो खा लिया था, लेकिन अभी लंच में उसने कुछ भी नहीं खाया। कह रहा मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मुझे आप या तो चिप्स बाहर से मंगा दो या घर में भून के दे दो चिप्स। तो रखे हुए थे थोड़े, मैंने कहा चलो मैं घर पे ही भून देती हूँ। हालांकि ठीक नहीं है ऑयली फूड खांसी में, बट कुछ जब खाता ही नहीं है बच्चा तो लगता है चलो कुछ तो खा ले, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे चढ़ाई कढ़ाई
और देखा तो मैंने ये भी, मेरा जो किचन टॉवल है ये भी ख़त्म हो गई थी, तो इसको भी रिफ़िल कर दिया मैंने। और ये मैं अंदर रखती हूँ किचन टॉवल कैबिनेट के। ये मैंने तब से अंदर रखना शुरू किया, एक छोटी छिपकली आ गई थी, पिछले साल की बात है। तो वो ना मतलब पहले मैं प्लेटफॉर्म पे रखती थी, तो फिर वो एक दिन मुझे दिखी कि वो उस पर चढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये जो किचन टॉवल होती है इनको हम डायरेक्ट खाने के साथ में यूज़ करते हैं। कभी इन पे रोटी रख देते हैं, कभी हम कुछ भी फ्राई करके उस पर रख देते हैं, और कभी हम अपने बर्तनों को पोंछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर छिपकली मैंने देख ली है तो मैंने देख ली, अगर मैंने नहीं देखी होती तो वैसे तो वो उस पर रेंग के ही गई है ना, या रात को कॉकरोच वगैरह कुछ भी आपके उस चीज़ पे रेंग के जा सकते हैं किचन टॉवल पे। तो फिर मेरा तब से ना मन ऐसा हो गया ख़राब सा, तब से मैंने किचन टॉवल का जो ये रोल है ये अंदर रखना स्टार्ट किया। एटलीस्ट अंदर वो इन सारी चीज़ों से तो कम से कम सेफ़ रहता है, कॉकरोच, छिपकली, मक्खी। तो मैंने अंदर उसको रखना स्टार्ट कर दिया। हालांकि बाहर रख के जब दिखता है ना तो वो और अच्छा लगता है, किचन की एक शोभा बढ़ती है, बट फिर मैंने उसको अंदर ही उठा के रख दिया। और यहाँ पे चिप्स हमारे हो गए फ्राई। इसके साथ में ना कुछ कॉर्न के जो फ्लेक्स होते हैं ना कच्चे वाले, वो रखे हुए थे, तो मैंने उनको भी फ्राई कर लिया। ये सिद्धार्थ को नहीं दिया था मैंने खाने के लिए, उसको सिर्फ चिप्स दिए थे। ये मैंने कहा कि कढ़ाई चढ़ी हुई है तो इनको फ्राई करके मैं रख लेती हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगी। जो मैंने ज्वार के पफ़ की नमकीन बनाई थी ना, उसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊँगी, शेयर करूँगी आपसे जब बनाऊँगी, तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल कर दूँगी। पिज़्ज़ा का डो तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ना बेस बना बना के रखती जाती हूँ, जब बच्चे लोग आएंगे तो उस टाइम मैं तुरंत जो टॉपिंग वगैरह है वो सब डाल के रख दूँगी। तो बेस मैंने चढ़ा दिया है लगने के लिए, और टॉपिंग वगैरह मैं अभी इसके बाद बनाऊँगी। तो 5-5 मिनट ये बेस कुक करके आप रख लो, तो जैसे मार्केट में बेस मिलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आप इनको डीप फ्रीज़ भी कर सकते हो, बीच में एक कोई बटर शीट लगा के अगर आप डीप फ्रीज़र में डाल दो, तो कभी भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो निकालो और बस उसको, जैसे रेडीमेड बेस आते हैं वैसे ही ये काम करने वाला है। तो आप बाहर के प्रिजर्वेटिव और ये सारी चीज़ों से भी बच सकते हो, ये एक तरीका है इसको यूज़ करने का। तो उधर बेस बन रहे हैं, बीच बीच में मुझे एक आध बेल के डालना पड़ रहा है, बट मैं साइड बाय साइड और भी काम कर रही हूँ। जैसे कॉर्न है इसको उबलने चढ़ाऊँगी, पनीर कट करूँगी, साथ ही शिमला मिर्च, प्याज ये भी कट करने। फाइनली अपना ये इतने दिन पुराना प्रॉमिस पूरा करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी बच्चे से जब आप प्रॉमिस करो ना और वो फिर आप टाइम पे पूरा नहीं कर पाते ना, तो मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। तो मुझे मन में लगा हुआ था तब से। वैसे तो मैं सैटरडे संडे का प्लान कर रही थी, बट बीच में मामा जी भी आ गए थे, तो उसमें घर में आप बिज़ी हो जाते हो ना थोड़ा, फिर आप ऐसे नहीं हो पाता इतना एक्स्ट्रा काम कुछ। तो आज कल वो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं आज ही, मेरा वीडियो का काम भी नहीं है, तो आज ही मैं ये पार्टी जो है वो दे देती हूँ। पार्टी के लिए मुझे बुलाना चाहिए क्या? मनीष भी है? बुलाना चाहिए। आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू।
कहने मुझे आपको बुलाना चाहिए, आपको मुझे बुलाना चाहिए। पिज्जा फाइनली मुझे रिलीफ मिला। आज क्यों कर दिया इतना परेशान क्यों है? अरे यार थोड़ा। और यही हमारी प्यारी छुटकू के लिए मैंने आज पिज़्ज़ा बनाया है और फाइनली मैंने अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा किया। और आज दीप्ति का बर्थडे है तो आप लोग हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो खुल के। अभी तो खैर कल था एक्चुअली उसका बर्थडे, फिर भी आप बोल सकते हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो अभी हमने पिज़्ज़ा खाया, फिर शाम को केक भी खाया था, उसके बर्थडे का केक। और इसके बाद ना मतलब ये दीप्ति वगैरह चली गई, उसके बाद सिद्धार्थ को ना फीवर ज़्यादा हो गया था। वैसे तो उसको 99.9 फिर 100 तक गया था, लेकिन शाम के समय जब ये हम पिज़्ज़ा वगैरह खा के सब उठे तो उसके बाद उसके 1 घंटे बाद तकरीबन उसको फ़ीवर काफ़ी हाई जा रहा था, 101.8 7 ऐसे हुआ। तो फिर मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई और जब हम शाम को तकरीबन 8:30 बजे घर से निकले डॉक्टर के पास जाने के लिए, और वहाँ तक जाते जाते उसको 103 फ़ीवर हो गया था। तो मतलब इतने फ़ीवर में तो बच्चा आप जानते हो कितना परेशान हो गया था, मैं भी परेशान हो गई थी। थैंकफुली हम लोग चले गए डॉक्टर के पास। पहले हम सोच रहे थे कि जाएं या ना जाएं, कल सुबह जाएंगे, लेकिन थैंकफुली हम चले गए क्योंकि उसका फ़ीवर वहाँ जाके जब हमने अपॉइंटमेंट वगैरह सब ले लिया, दिखा लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया था। डॉक्टर को दिखाने तक 102 था। वापस आके जब गाड़ी में बैठे और हस्बैंड गए थे मेडिसिन लाने के लिए, तब मैंने उसका एक बार दोबारा फ़ीवर चेक किया तो 103 फ़ीवर था। तो लगा कि अच्छा किया हमने डॉक्टर को दिखा लिया। और इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। इवन आज मॉर्निंग में भी ना मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं, सिंपल खाना बनाया है। तो इस वीडियो में ना कोई वैसे प्रॉपर बढ़िया वाली रेसिपी तो नहीं हो पाई, बट होपफुली आप लोगों ने ये व्लॉग को एंजॉय किया होगा अच्छे से। किचन क्लीनिंग और मेरा जो नॉर्मल रूटीन रहा है उसको पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। बाकी मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।